नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री, शाम का एक कार्यक्रम। और सबसे पहले हेमंत अत्री जी का स्वागत करते हैं। जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम हेमंत अत्री जी को, फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्वागत है हेमंत जी आपका। आप अक्सर, हम लोग कई बार जाते हैं, आप भी गए होंगे, अक्सर गए होंगे रिटायरमेंट के कार्यक्रमों में। कोई व्यक्ति रिटायर होता है या ऐसे मौके जब कोई एक हमारे सर्कल का एक आदमी हमसे जुदा होके जा रहा हो, छोड़ करके जा रहा हो हमें, कि अब जा रहे हैं, अब तो बहुत हो गया आप लोग के साथ, बहुत वक्त गुजरा, अब जा रहे हैं, चलिए इजाजत दीजिए। तो व्यवहारिक रूप से सबने देखा होगा, फिर उस वक्त आदमी कहता है रूंधे गले से, कई बार नम आंखों से कहता है, भाई भूल चूक लेनी देनी कुछ हुई हो तो माफ करना, कभी कुछ कड़वा बोल गया हूं, कभी कुछ बुरा कर दिया हो तुम्हारे साथ, तो माफ कर देना। दरअसल वही हुआ है। नॉन बायोलॉजिकल वाला जो नाटक था ना, वो नाटक बंद हो गया। वो नाटक कब तक था? जब तक आपके बीच रहना है तब तक नॉन बायोलॉजिकल रह के रहना है, कि आप पूजनीय बने रहें, आपको आराध्य के रूप में देखें, आपकी बातों के ऊपर अपनी बात कोई रखने की कोशिश ना करे, आपकी बात को काटने की कोशिश ना करे, और नॉन बायोलॉजिकल से सवाल तो कोई कर ही नहीं सकता है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के नॉन बायोलॉजिकल वाले नाटक पर अब विराम लग गया है। तो क्या ये हम इशारा माने रिटायरमेंट का, ये रिटायरमेंट प्लान का या एग्जिट प्लान का कोई छोटा सा पार्ट है ये क्या? क्योंकि मोदी ने खुद बोला है कि इंसान हूं, गलतियां तो हो जाती हैं, मैं कोई देवता थोड़ी ना हूं। बताइए, जो व्यक्ति कुछ वक्त पहले तक खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताता था, वो कह रहा है कोई देवता तो हूं नहीं, गलतियां हो जाती। इसे निजी तौर पर मैं मानता हूं ये मोदी के रिटायरमेंट का एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट पर ये मोदी का दस्तखत है। एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, ये एग्जिट प्लान क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हेमंत भाई के इसमें क्या विचार हैं उनको भी समझेंगे। शुरुआत करते हैं हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री, और सबसे पहले नरेंद्र मोदी की वो क्लिप जो पॉडकास्ट में उन्होंने बोला है वो सुनिए। जब मुख्यमंत्री बना, मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा। मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़े न हूं। ये परिवर्तन, सीधा एक सवाल, सपाट सवाल, ये परिवर्तन रातों रात कैसे? ऐसा क्या हुआ कि 7 लोक कल्याण मार्ग में रात में मोदी जी सोए और अगले दिन सुबह सुबह उठे तो मोदी जी थे ही नहीं? ऐसा हुआ कैसे, क्या हुआ हेमंत भाई? आशीष भाई, देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी बोलते हैं ना, एक तो ये महत्वपूर्ण होता है कि वो बोलते कहाँ हैं और किसको बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि जब ये नॉन प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हैं तो इनके पास लीवे थोड़ा सा ज्यादा होता है फेंकने के लिए। तो पहले इन्होंने आमतौर पे जो प्रक्रिया है व्यक्ति की जिंदगी में प्रोग्रेस की, जब वो किसी पद पर पहुंचता है, किसी मुकाम पर पहुंचता है, तो वैसे काम करता है कि वो मनुष्यत्व से देवत्व की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। उसके मन में एक इच्छा रहती है कि मैं ऐसे काम करूं कि समाज मुझे याद रखे, अच्छे काम करे, और देवताओं वाले काम करूं, जन कल्याण के काम करूं, व्यापक जनहित के काम करूं, उस टाइप की चीज। इस केस में थोड़ा सा उल्टा हो गया। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले गंगा किनारे एक स्टीमर पर, आपने ध्यान होगा वो जो इंटरव्यू दिया था कुछ अपने पोषित साथियों को, पोषित मीडिया कर्मियों को, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं माता जी के जाने के बाद मुझे लगा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हो गया हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। यानी कि वो पहले देवत्व को प्राप्त हुए और उसके बाद जब निखिल कामत को कल ये पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया तो वो मनुष्यत्व की तरफ वापस आ गए। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, देखिए आशीष जी, सबका ना अपना अपना एक चीजों को देखने का आइडिया है, अंदाजा है, कोई कैसे देखता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का इन दोनों ही वाक्यों में एक उनकी सोच जरूर है, जो मनुवादियों की एक टिपिकल सोच होती है, आरएसएस की जो सोच होती है। और उसकी पहली लाइन ये है कि जो राजा है, राजा पूजनीय है, राजा देवताओं के समान है, उससे कोई सवाल नहीं किया जा सकता, उसका न्याय सबके ऊपर लागू है। इस तरह की सोच लेकर के आरएसएस चलती है। उसी आरएसएस के स्कूल ऑफ थॉट से मोदी जी आए हैं, इसमें तो कोई परेशानी है। तो उन्होंने जब खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहा तो हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ी कि आज के प्रोग्रेसिव वर्ल्ड के अंदर कोई व्यक्ति नॉन बायोलॉजिकल कैसे हो सकता है।
उनको उसकी कोई परवाह नहीं है, उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उनको पता है कि उनकी जो लाखों करोड़ों भक्त हैं उनके लिए वो बहुत जरूरी चीज थी, वो एक खुराक थी, एक बूस्टर डोज था वो चुनाव से पहले। अब ना तो कोई चुनाव है ना कुछ और है। अब स्क्रिप्ट राइटर कोई दूसरा आ गया होगा, उस स्क्रिप्ट राइटर ने ये लिख दिया कि भाई जो है मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होती होंगी। लेकिन इसको अगर आप मेरिट के धरातल पर देखेंगे ना आशीष भाई, तो उन्होंने कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री था तब मैंने एक भाषण दिया था, मैं भी एक इंसान हूं और मेरे से भी गलतियां होती हैं। लेकिन 2001 से लेकर के मुझे वो मुख्यमंत्री गुजरात के बने, आज 2025 वो ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने एक पल के लिए भी सत्ता नहीं गंवाई है, चाहे वो गुजरात के सीएम के रूप में, वहां से सीधे प्रधानमंत्री के तौर पर एक पल भी सत्ता से बाहर नहीं रहे वो। तो उन्होंने, आप मुझे एक ऐसा अवसर बताइए, एक सिंगल इंस्टेंस जिसमें उन्होंने कोई अपनी गलती स्वीकार की हो, एक भी गलती। गोधरा से लेकर के, नोटबंदी से लेकर के, राफेल से लेकर, पेगासस से लेकर, जीएसटी से लेकर, आप गिनते चले जाइए, मैं आपको सैकड़ों गिनवा सकता हूं, लॉकडाउन से लेकर के। क्या उन्होंने किसी एक मुद्दे पर आज तक ये स्वीकार किया कि इसमें मेरी थोड़ी गलती होगी? एक उन्होंने इशारा किया था, अगर आपको ध्यान हो, नोटबंदी के समय जब पूरे देश में हाहाकार मच गया, सब लाखों लोग लाइनों में लगे हुए थे, तब उन्होंने एक भावुकता से भरी एक बात कही थी जिसका आपने जिक्र किया। भावुक होकर के कुछ टिप्पणियां की जाती कि अगर मेरी कोई कमी निकल आए तो मुझे आप जिस चौराहे में कहें, तो वो कमियां तो बहुत निकली, आज वो नोटबंदी का नाम भी लेते हैं। लिया हो तो आज तक बता दीजिए, आप नोटबंदी की उपलब्धियां बता दीजिए। काला धन खत्म हो गया, नकली नोट खत्म हो गए, तमाम तरह आतंकवाद खत्म हो गया, ये सब दावे थे उनके। उसको लेकर भी उन्होंने कहा, जरूर माफी नहीं मांगी ना, उन्होंने ये कहा कि मुझसे गलती हो गई है। उन्होंने जनता पर छोड़ा कि अगर कोई गलती मिल जाए, मीनिंग देयर बाई उसको भी उन्होंने गलती स्वीकार नहीं किया। तो जब आप अपनी कोई गलती स्वीकार ही नहीं करेंगे तो माफी मांगने का तो स्कोप ही नहीं बचता है, आत्ममुग्ध है। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, देखिए अलग अलग मूड्स के अंदर अलग अलग उनके, अब जैसे कल ये थे जो निखिल कामत ने जो उनका पॉडकास्ट पे इंटरव्यू लिया, वही इंटरव्यू अगर आप और मैं ले रहे होते, हम क्या कहते हैं कि साहब थोड़े दिन पहले तो आप नॉन बायोलॉजिकल थे, अब आप कह रहे हैं मैं मनुष्य हूं, तो यहीं पर फंस के खड़े हो जाते। इसीलिए कोई भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो काउंटर सवाल पूछ सके, उसकी मोदी के दरबार में एंट्री नहीं, मोदी के सिस्टम में एंट्री नहीं। वो अपने जोशी जी हैं, आपके मित्र जो है साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, वही नहीं पहुंचने देंगे वहां तक। वो उसके लिए तमाम तरह के पैरामीटर्स है, हम तो उन सारे पैरामीटर्स पे फेल है, तो वो होगा नहीं। अब ऐसे में जो इस तरह के जो प्रायोजित कार्यक्रम रहते हैं, आपको पता है कि आपको एक लॉन्ग रोप दी जाएगी, आपको जो इच्छा है वो बोलिए, जो मैसेज देना चाहे वो बोलिए। एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी ना तो कभी माफी मांगेंगे, ना वो अपने आप को मनुष्य समझते, वो उनकी सोच देवत्व की ही है। उनको उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया आज तक, उनकी इच्छा के विपरीत कोई एक साल आपने पिछले 24 साल में देखा उनसे पूछा गया हो किसी के भी द्वारा? जिसने पूछने की कोशिश की उन्होंने कहा दोस्ती बनी रहे, ये भी आपने सीन देखे तमाम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी किस अवसर पर क्या बात करते हैं, वो हर चीज को एक इवेंट के तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कल का इंटरव्यू की आप बात करें पॉडकास्ट की, इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण सवाल अगर मेरे और आपके होते हैं, हम क्या पूछते हैं कि साहब दल्लेवाल साहब का आज 46वां दिन है, वो 70 साल का बुजुर्ग आमरण अनशन पर बैठा है, और आज खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे किसानों को बैठे हुए 11 महीने हो गए, लगभग 2 दिन बचे हैं। 13 फरवरी से उनका आंदोलन शुरू हुआ था, 10 जनवरी आज है। आपने उनको आज तक बातचीत के लिए भी नहीं बुलाया, कमेटी तक भी गठित नहीं की, उनकी मांगे भी नहीं मंगवाई कि क्या मांगे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? तो कुछ नहीं बोले, सवाल ही नहीं होगा। सवाल पहले से आपको बताने पड़ते हैं, जवाब टेलीप्रॉम्प्टर में तैयार होते हैं, आपको पढ़ने हैं। दूसरा सवाल क्या होता है कि साहब ये जो मणिपुर के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप अभी तक मणिपुर गए क्यों नहीं? मणिपुर शुरू होने के लेकर अब तक कितने देशों की यात्रा कराई प्रधानमंत्री जी? मणिपुर तो नहीं गए। तो ये भी एक सवाल होता है उसमें। तीसरा सवाल अर्थव्यवस्था पर भी होता है कि साहब 6.4 पे आ गई, आपका बैंक ही कह रहा, आरबीआई कह रहा, मैं और आशीष चित्रांशी तो कह रहे। तो और आगे का अनुमान 6.2 है, आगे का अनुमान 6.2 है एनएसएसओ का, वो अगले साल का है। वो भी उन्हीं की संस्थाएं कह रही है, वो भी मैं और आप नहीं कह रहे। तो वैसा कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, गंभीर सवाल। तो एक इवेंट क्रिएट कर दी गई, और सारे अखबारों में आज आपने देखा, हालांकि कल तो केवल टीजर ही जारी किया था, उसके बावजूद भी जो हिंदी के अखबार जिनके पैसे देके मूर्ख बनते हैं हम, मूर्खता पढ़ने के लिए, वो आज सारे अखबारों में देखिए फर्स्ट या सेकंड लीड वो छपा हुआ, केवल टीजर ही जारी हुआ था, पूरा इंटरव्यू तो आज जारी हुआ है पॉडकास्ट।
तो ये एक खास तरह की चीजें प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं समय समय पर। उनकी इन बातों को, किसी भी बात को, ना तो वो नॉन बायोलॉजिकल वाली बात गंभीर लेने की थी और ना मैं मनुष्य हूं लेने वाली बात कोई गंभीर है। उनका अपना कौन सा स्क्रिप्ट राइटर किस मोड में उनको देख रहा है और किस अपॉर्चुनिटी का किस रूप में ले जाना है जनता के बीच में, केवल और केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। कभी आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी दिखना होता है तो आप नॉन बायोलॉजिकल हो जाते हैं, कभी आप गंभीर होते हैं तो गंभीरता के उसमें ले जाते हैं, कभी आपको लगता है कि यार मैं कभी कभी इंसान भी दिखूं तो फिर मनुष्यत्व की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जो उन्होंने कल कहा, अब उनके जो करोड़ों भक्त हैं वो तो बेचारे निराश हो गए होंगे कि यार ये तो फिर मानव हो गए, हम तो ये तो फिर मानव हो गए, मनुष्यत्व की तरफ बढ़ गए, तो हम तो देवत्व की तरफ पूजा कर रहे थे इनकी। तो ये एक खास तरीके का मोदी जी का एक पूरा सिस्टम है कम्युनिकेशन करने का। और जो उन्होंने एक वर्ग बनाया है ना, जो उनको अंधभक्ति के साथ फॉलो करता है, उसके लिए है ये चीजें। मेरे और आपके लिए नहीं बोलते वो, उनको पता है इन्होंने तो मीन मेक निकालना ही, ये तो उसका बिटवीन दी लाइंस एनालिसिस करेंगे, ये हर चीज को पकड़ते हैं क्योंकि मीडिया का काम है भाई, और इसके अलावा हमारे पास क्या है। तो मोदी जी ने कल क्या कहा, उससे पहले क्या कहा था, ये अलग अलग मूड स्विंग्स है। कभी उस मूड में थे तो स्क्रिप्ट राइटर ने वो लिख दिया, कभी आज आपको साधारण दिखना था तो वो दिख दिया। तो इसका मैं ज्यादा मतलब नहीं लेता, और प्रधानमंत्री जी से आप ये उम्मीद करें कि उनके अंदर ह्यूमिलिटी आ गई होगी, ऐसी गलतफहमी मुझे नहीं। वो जिस दिन मान लो कभी छोड़ना भी पड़ा, अहंकार बहुत कूट कूट के भरा हुआ उनके अंदर, आत्ममुक्ता पर्सोनिफाइड है, ऐसी आत्ममुक्ता आपको नहीं मिलेगी, बड़ी रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो ऐसे व्यक्ति से आप ये उम्मीद करें कि वो हम्बल हो जाएगा, वो हमारी तरह बात करेगा, हमारी आपकी तरह, कभी सवालों के जवाब देगा, कभी अपनी गलती स्वीकार करेगा, कभी कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं दिखाई देगी। वो कभी बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, कभी आईएएस की तैयारी कराने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो उसको मैं बहुत ज्यादा, एक इवेंट का हिस्सा था, वो कल हुआ और दैट्स ऑल। उससे उनकी मनस्थिति का आकलन करना वो वही कर सकते हैं जो उनके आसपास जो लोग हैं, जो उनके इकोसिस्टम के लोग हैं, जिनको ये कोई इशारा करते होंगे या किस सॉबर मूड में इंटरव्यू दिया जाना है, किसी उस पे स्ट्रीमर पे दिया जाना है, किसी ऊंची बिल्डिंग में दिया जाना है, या घर में बने हुए स्टूडियो में दिया जाना है। आपको ध्यान होगा आजकल तो उनके जो इंटरव्यू भी हैं वो भी उन्हीं की टीम एडिट करके देती है चैनलों को। ये एक पत्रकार साथी ने स्वीकार ही कर लिया कि हमारे 5 एडिटर्स बुलाए थे, शाम को टेप आ गई है, चला दिया। तो ये वो चीजें हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के उस सिस्टम का हिस्सा है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता कि ना उस बात के कोई मायने थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, ना मुझे लगता इस बात के कोई मायने हैं। एक मूड का हिस्सा है और वो इस तरह की बातें, इस तरह के शगुफे छोड़ते रहते, नथिंग मोर नथिंग लेस पर्सनली। लेकिन इस मूड से अगर थोड़ा सा व्यंग की भाषा में करें, इनके इस मूड से इस देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। कितने भक्त होंगे धूप अगरबत्ती दिया देसी घी सरसों तेल तिल का तेल लेके सब दिया बत्ती करने के लिए तैयार होंगे, पता चला एकाएक रंगमंच का पर्दा हटा और जो वहां पर ईश्वर था नॉन बायोलॉजिकल था वो इंसान हो गया। अब वो कहाँ ले जाए धूप अगरबत्ती, दोबारा दुकान पे वापस करें या घर में रखें कि इंतजार करें कि कब से फिर दोबारा दूसरा फिर से अगला अवतार होता है इनका है। ये सब बड़ी दिक्कतें हैं, इनके मूड स्विंग से बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन एक बात मैं इसकी एक थियरी पर और चलता हूं, एक थियरी और है जिसको हमने शुरुआत भी की थी। ये थियरी हमारे मन की उपज नहीं है, इस पर आपको भी इस चर्चा का हिस्सा आप रह चुके हैं। ये थियरी नागपुर से छनी हुई थियरी है, और मैं यह बात अब मतलब पूरे अपने अथॉरिटी से कह रहा हूं कि ये संघ के उच्च पदस्थ सूत्रों से है। ये हमारे मन का ख्याली पुलाव भी नहीं है, न हेमंत जी का है, संघ के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से बताए जा रहे हैं जो वहां क्षण की बात आई। दरअसल नरेंद्र मोदी को पता है कि वो मूड स्विंग उनका होता रहे जो भी, लेकिन उनको पता है कि वाकई इंसान ही है, आज नहीं तो कल तो जाना है। और हालात जो बन रहे हैं देश में वो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वो आत्ममुग्धता की, हेमंत जी ने कहा आत्ममुग्धता कूट कूट के उनमें भरी है। मैं तो कई बार कहता हूं आत्ममुग्धता के वो मैन्युफैक्चरर हैं, जो फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी उन्होंने खुलवाई, पूरे देश को आत्ममुक्त किया उन्होंने। 143 करोड़ जो आवाम है इस देश की, उसमें एक बड़ा हिस्सा आज की तारीख में अगर ताली थाली बजा रहा है, चम्मच चम्मच पीट रहा है, वो सिर्फ आत्ममुग्धता की वजह से पीट रहा है। जब वो परेशान होता है तो तुरंत उसके पास व्हाट्सएप पे आता है, मैसेज आता है आईटी सेल का
5000 साल पहले जब दुनिया जो है पैदल थी, घुटनों पे चलती थी, तो उड़न वो हमारे पास था, पुष्पक विमान था। अब वो आंखें बंद करता और एहसास करता, उसके हवाई चप्पल नहीं है पैर में, आंख बंद करके एहसास करता, हाँ हमारे पूर्वज पुष्पक विमान पे चलते थे। तब ये फ्रांस वालों के पास राफेल छोड़ दो, इनके पास जो है मतलब चप्पल नहीं थी, और आज उसके पास चप्पल नहीं है लेकिन आत्ममुग्ध हो गया। ये कला उनमें कूट कूट के भरी है। मैं नागपुर वाली थियरी पे आता हूं, उस पर समझना जरूरी है। ये इसलिए बताया भूमिका कि उनको जाना ही जाना है, उनको भी पता है आज नहीं तो कल जाना है। तो 75 वाला जो स्कीम लाए भाजपा में मोदी जी, 75 साल रिटायरमेंट, वो 75 बड़ा करीब है, बिल्कुल चंद महीने बचे हैं। संघ भी परेशान है, संघ तो यहां संघ की तो गर्दन दबी हुई है। तो 240 के बाद संघ को लगा तो कि अब इस वक्त थोड़ा सा किया जा सकता है मोल भाव, तो एक सेफ एग्जिट का फॉर्मूला तय हुआ। सेफ एग्जिट के फॉर्मूले के तहत मोदी सम्मानजनक विदाई चाहते थे। अब समझ लीजिए कि जो सम्मानजनक विदाई चाहता है उसे पता है कि उसके सामने कितना खतरा है। सम्मानजनक विदाई ही उसके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है। सम्मानजनक विदाई चाहते थे, सम्मानजनक विदाई पर संघ सहमत हुआ। संघ का अगर अतीत आप देखेंगे तो अडवाणी को भी इनडायरेक्टली राजनाथ सिंह से लेकर के और सबके जरिए उसने हिसाब किताब कर दिया, लेकिन संघ सार्वजनिक रूप से अडवाणी को अपमानित नहीं किया। मोदी जी भले कुछ का कुछ कर डाले हो। तो संघ का जो पुराना अतीत है, पुराना कैरेक्टर है, वो अपना काम बनना चाहिए। वो अपमान सम्मान ये सीधे सीधी फाइट में नहीं जाना चाहता संघ, सब कुछ पीछे से सन्नाटे में सनसनी करना। तो संघ उस फॉर्मूले पर, मोदी जी इसके लिए एग्री हैं। मोदी जी को लगता है कि संघ से ज्यादा सिक्योर और कोई नहीं कर सकता सम्मानजनक विदाई के लिए, क्योंकि बाकी कोई भी होगा व्यक्ति विशेष पर, अमित शाह पर या किसी भरोसा करेंगे, पता नहीं कब हमारा पुराना हिसाब किताब बही खाता खोल दे। तो शायद उसी लिए ये जो मानवत्व का भाव आया, आपने कहा मानवत्व, मनुष्य वाला मानवत्व भाव आया देवत्व से, वो कहीं उस तरफ तो नहीं है जो मैंने शुरू में ही कह दिया कि जाते जाते ये कह दें कि भाई इंसान हूं, भूल चूक। तो ये भारत देखिए, यहां भी मनोविज्ञान से खेलना है, आत्ममुग्धता भी मनोविज्ञान से खेलना है कि आप आज की बदहाली भूलो, अतीत को के गौरव में डूब जाओ। यहां भी आज बहुत सारी यही अंधभक्त जो आज की तारीख में भस्मासुर बन रहे हैं, वही कहेंगे अरे यार क्या करें, मोदी जी माफी तो मांग लिए ना, मांग लिए। ये देखिए बड़ा सामान्य भाव में, कॉमन बातचीत में होता ऐसे ही है, जहां पर भावना प्रधान और आत्ममुग्ध समाज होता है, तो कहता है माफी तो मांग ली यार, बेचारे किए क्या अपने लिए, घर उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं बनाया, ऊपर से माफी मांगी लिया, न जाने तो चलो कोई बात नहीं। कहीं उस मोड में तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब कई बार ऐसे लोग तख्त छोड़ते हैं हेमंत भाई, तो रिएक्शन बड़ा तगड़ा होता है कि चलो अब तो ये तख्त से हट गया है ना, तख्त पे रहते हुए इसने किया ना जितना अत्याचार था, निरंकुशता था, अब तख्त से हट गया, अब इसका हिसाब किताब होगा। तो वही फिर ये मनोवैज्ञानिक, मुझे लगता है निजी तौर पर कि वो मनोवैज्ञानिक दांव है कि चलो फेंक दे, चलो आदमी कहेगा चलो कुछ भी था यार, माफी मांग लिया। ये हमारे, अच्छा ये मैं निजी तौर पर इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग का ये हम लोग की मनोभावना ऐसे ही है कि ऐसा भी था, माफी मांगा ना, चलो खत्म करो बात। कहीं ये वाला भाव तो नहीं है। बड़ा मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ। आशीष जी देखिए, मोदी जी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। उससे पहले ही अगर आपने पिछले चुनाव के दौरान के में अगर आप राजनाथ जी की बात सुनी हो, अमित शाह जी की बात सुनी हो, उन्होंने क्या कहा था कि मोदी जी इस बार ना केवल टर्म पूरी करेंगे 2029 तक, बल्कि 2029 में भी हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार वही होंगे। ये मोदी के लिए राजनाथ जी कह चुके हैं, ये अमित शाह साहब कह चुके हैं, जो उनके सेकंड एंड थर्ड इन लाइन है। एक बात। दूसरा, आपको एक छोटी सी बात याद दिलाता हूं आपको। इस बार जब लोकसभा का रिजल्ट आया चुनाव का 4 जून को, तो भारतीय जनता पार्टी की सीट आई साहब 240। पूर्ण बहुमत तो नहीं था। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी आप कोई नेता बनते हैं किसी संसदीय दल के, तो पहले आप अपनी पार्टी के नेता बनते हैं। भाजपा संसदीय दल के नेता पहले बनते हैं आप, उसके बाद जो आपके एलाइज हैं जिनके साथ आपका बहुमत का पूरा सिस्टम बनता है, फिर आप एनडीए अलायंस की मीटिंग बुलाते हैं संसदीय दल की, और उसके अंदर चुने जाते हैं। क्योंकि आप वहां के बन गए इसलिए यहां भी चुने जाएंगे, आप वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। आपको याद है अब तक भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में अब तक उनको नेता चुना गया है क्या? वो मीटिंग तब क्यों नहीं बुलाई गई थी? वो मीटिंग ही नहीं हुई आज तक। वो क्यों नहीं हुई? कहीं ना कहीं मन के अंदर
खेल होने की आशंका थी कि भाई 240 सीट आ गई, कुछ कोई सीन क्रिएट ना हो जाए वहां। ये बात आप स्वीकार करेंगे ना, ये सच है। तो एनडीए शासित दल के नेता बनकर के उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिया। उनके सेकंड और थर्ड इन कमान ये कह रहे हैं कि 29 तक भी रहेंगे, 29 के चुनाव में भी हमारी ये करेंगे। फिर हमने कहा कि साहब 75 साल की जो डेडलाइन रखी है मोदी जी ने, मुझे लगता है वो औरों के लिए है, उनके लिए खुद के लिए नहीं है। अगर ऐसी कोई भी गुंजाइश होती तो इस तरह की चीजें बाहर से जो डीब्रीफिंग ब्रीफिंग जो बीजेपी में तो तमाम तरह की चीजें आती। मेरे को जो गट फीलिंग है वो ये है, आई मे बी 100% रॉन्ग, लेकिन जो मैं समझ पाया हूं जितना, कि जो इन्होंने गेम प्लान किया था कि 400 सीटों का जो गेम रचा था, अगर वो 400 सीटें आ जाती, फिर यहां पर इनका गेम होता कि भाई राष्ट्रपति स्टाइल की सरकार का व्यवस्था कर लो और मोदी जी पुतिन की तरह जब तक चाहे अपने चलता रहा मामला। वो काम हो नहीं पाया। ऐसी सूरत में वो चीज तो रह गई। अब मुझे चिंता यह है कि मोदी जी कभी भी कोई कुछ कहता रहे, चाहे संघ कुछ भी कर ले, जब तक मोदी जी के हाथ में सिस्टम और कमान है, वो कभी भी कोई सेफ एग्जिट, और उसकी बात छोड़ दीजिए आप, जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है वो किसी भी कीमत पर उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। उसका एक साधारण जवाब देता हूं मैं आपको, हो सकता है आपको अपील करे, हो सकता है ना करे, दर्शक साथियों के लिए मैं ओपन क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। देखिए आमतौर पर क्या होता था 1952 से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें बनी, वो तमाम कार्रवाइयां करती थी, विरोधियों पर भी करती थी और भी। मोदी जी ने ना केवल, मोदी जी ने किसी को भी नहीं बख्शा है। आमतौर पर होता है एक घर को तो छोड़ ही देते हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को भी नहीं छोड़ा, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा, किसी शत्रु को नहीं छोड़ा, किसी अलाई को भी नहीं छोड़ा। आप देख लीजिए मायावती जी, आप देख लीजिए तमाम, प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल है, आप जगन रेड्डी को देख लीजिए, आप उड़ीसा में पटनायक साहब को देख लीजिए, किसी को नहीं छोड़ा। आप अभी यहाँ से क्यों, आप शुरू करो, वो जो आईपीएस संजीव भट्ट जेल में है वहां शुरू करो, और हिरेन पांड्या शुरू करो, और प्रवीण तोगड़िया शुरू करो वहां से जी। तो वहां से उसमें नहीं छोड़ा। तो उन्होंने ना तो के अपनों को छोड़ा और ना किसी विरोधी को छोड़ा। तो मन में एक शंका हमेशा रहेगी कि कल को अगर मान लीजिए मैं यहां से सेफ एग्जिट लेके, देखिए यहां से चल के राष्ट्रपति बन जाए तो 5 साल की इम्यूनिटी और बन जाएगी कि 5 साल तक कुछ नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति के पद पर है। कभी ना कभी तो सरकार बदलेगी, मोदी जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, इसमें तो कोई हम सब की कामना है, लेकिन सदा तो सत्ता में नहीं रह सकते ना। और जैसे ही आप सत्ता में हटोगे आप वल्नरेबल हो जाएंगे किसी भी कार्रवाई के खिलाफ, किसी भी कार्रवाई को लेकर के। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं लगता कि मोदी जी जब तक भाजपा की सत्ता है एक पल के लिए भी सत्ता गंवाना चाहेंगे। हो सकता है आरएसएस का कोई प्लान हो सकता है, एक सदिच्छा हो सकती है कि जैसे वाजपेयी जी के टाइम में एक उनसे चूक हो गई थी कि सेकंड लाइन लीडरशिप तब डेवलप नहीं की, और वाजपेयी जैसे ही 2004 में सत्ता से बाहर हुए उनको 10 साल लगे मोदी जी को लाने में। अडवाणी जी 2 बार चुनाव जरूर हारे बीच में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के नाते, लेकिन वो बात नहीं बनी, वो अपील नहीं की। तो संघ की ये सदिच्छा हो सकती है कि चूंकि ये 75 के हो गए हैं तो अगली लाइन की लीडरशिप को लाया जाए, उसमें योगी हो, अमित शाह हो, उसमें देवेंद्र फडणवीस हो, उसमें शिवराज चौहान हो, उसमें अपने नितिन गडकरी साहब हो, कोई भी हो सकता है, वो उनकी सदिच्छा हो सकती है। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मोदी जी की इच्छा ये कभी नहीं रहेगी कि जब तक भाजपा सत्ता में है वो किसी भी एक पल के लिए भी अपना पद छोड़ना चाहेंगे। इस पे मुझे बहुत गहरी शंका है। बाकी संघ के मन में क्या है, उनके मन में क्या है, मेरा कोई उनसे सीधा संवाद तो हुआ नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री जी के जो ये जितने भी शब्द होते हैं ना, देवत्व के, मानवत्व के, जितनी भी चीजें हैं, ये अलग अलग मूड के हिसाब से अलग अलग दिनों के लिए ये स्क्रिप्ट राइटर्स की इन्वेंशन है। उसमें प्रधानमंत्री जी की किसी बात को बहुत गंभीरता से लेने की कम से कम मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। नहीं, मैं गंभीरता से तो देश ही नहीं ले पा रहा है, लेकिन इस विषय पे चर्चा इसलिए जरूरी है। आपकी कई बातें ऐसी हैं जो लॉजिकली हम लोग लॉजिक पे तर्क करते हैं, जो लगती हैं, निजी तौर पर मुझे भी लगती हैं कि नरेंद्र मोदी तो कभी सत्ता नहीं त्यागना चाहते, लेकिन उसमें 2-3 बातें और ऐड ऑन करनी होंगी, जहां पर जो मुझे मेरे और उसमें ऐड ऑन। राजनाथ सिंह की आपने बात की, ये राजनाथ सिंह अगर इनके कहने पे कि 29 में भी हमारे रहेंगे चेहरे, राजनाथ सिंह की स्थिति शायद आपने बहुत कवर किया है, आपने देखा होगा। मैं जब ये लखनऊ थे, जब शिक्षा मंत्री थे, उस दौर से इनको देख रहा हूं। ये जब ये कहते हैं ना मोदी जी जिंदाबाद, तो मन में रहता है प्रधानमंत्री कब बनेंगे, प्रधानमंत्री कुर्सी पे कब हम होंगे आबाद। ये 14 में जब ये मोदी को लॉन्च कर रहे थे, मतलब ऑफिशियली तो यही थे ना,
लॉन्च कर रहे थे, तो भी एक ज्योतिष सलाहकार की मदद से जो है ये सपने बुन रहे थे कि 220, 225, 230 होगा, तो हमारे संपर्क सब जगह है, मोदी के नाम पर सहमति नहीं बनेगी। तो राजनाथ सिंह के कहने पर, अगर राजनाथ सिंह के, कम से कम राजनाथ सिंह की बात को, कि ये कहें कि मोदी जी 2050 तक रहेंगे, मन में होगा कि मोदी जी अगले 5 मिनट में खिसक जाए तो हम बैठ जाएं। राजनाथ सिंह की बात को इतना भी मैं गंभीर नहीं मानता हूं इस मामले में कि वो कह रहे हैं तो होगा। राजनाथ सिंह की क्रेडिबिलिटी, नीतीश कुमार अब उनको रिप्लेस किए हैं, नहीं तो नीतीश कुमार टाइप थे। कल्याण सिंह और अटल जी के बीच में, अटल जी कल्याण सिंह को बाबूजी बोलते थे ये, और अटल जी और कल्याण सिंह के बीच में जो पैदा हुआ मनभेद, उस मनभेद के में बहुत बड़ी भूमिका थी राजनाथ सिंह की। तो एक तो वो हो गए। दूसरे अमित शाह हैं। अमित शाह और मोदी के बीच ऊपर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग, आपके तो और भी करीब तमाम वहां तक जानने वाले लोग बैठे हुए हैं, वहां पर हालात क्या है। आनंदीबेन पटेल की बेटी के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। राजनीति का को थोड़ा सा भी जो लोग समझेंगे वो समझ सकते हैं कि आनंदीबेन पटेल की बेटी के घर छापा पड़ जाना, तो ये मोदी और शाह के संबंध जो है वो ऐसा है कि तेरे बिना रहा भी ना जाए और मिल जाए तो सहा ना जाए, वो वाली स्थिति है। तुझे छोड़ भी नहीं सकते और साथ रहने में तमाम दिक्कतें हैं ही हैं। तो वो स्थितियां हैं। संगठन पूरी तरह अमित शाह के कंट्रोल में है, सरकार पूरी तरह अमित शाह के कंट्रोल में है। अमित शाह कहेंगे 2034 के लिए भी, लेकिन अमित शाह की यही इच्छा है। सारा हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ से लेकर के उस शाह तक का जो पूरा समीकरण बन रहा है, ये सारा शाह इसी गुणागणित में है कि कैसे सेकंड ऑप्शन कोई और न बन पाए, मोदी के बाद मेरी ताजपोशी हो। इन सारे समीकरणों के बीच संघ के सामने मजबूरी है। संघ की मजबूरी यह है कि एएसएल सिक्योरिटी वाले, अब एएसएल जुड़ गया है उसमें, एएसएल सिक्योरिटी वाले मोहन भागवत का कोई मोमेंट ऐसा नहीं है जो वो अपने मन मुताबिक कर पाए और गुप्त रह जाए। संघ पर तो यहां तक संघ के भीतर भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि नागपुर में रिसीवर बैठ जाए। तो संघ जिस भय से गुजर रहा है, उस भय के बीच संघ में यह भी एक धड़ा ऐसा है जो कहता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जो ये कहता है कि अगर किसी भी, चाहे उस पर आर पार की लड़ाई की नौबत आ जाए तो भी लड़ना चाहिए, नहीं तो फिर हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, फिर हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। आज अगर लड़ जाएंगे तो ये भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी पता है कि कोई अजर अमर नहीं है। आज नहीं तो कल मोदी जाएंगे, लेकिन भाजपा रहेगी, देश रहेगा, भाजपा रहेगी। तो यही संघ फिर नेता बनाएगा, संघ ही आधार तैयार करेगा, संघ ही जमीन पर काम करेगा। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है आर पार की, तो यह भी कैलकुलेशन लोग कर रहे हैं कि मोदी के साथ कितने लोग रहेंगे संघ के साथ, क्योंकि मोदी के साथ रहने में हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल फ्यूचर हो, लेकिन संघ के साथ रहने में फ्यूचर लंबा है। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस मुझे लगता है कि चल रहा है, ये बहुत गुणागणित चल रहा है। और दूसरी बात, एक बात और भी है कि आपको पता है कि भाजपा में जिंदाबाद करने वालों में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मजबूरी में जिंदाबाद कर रहे हैं, बहुत सारे क्या, करीब करीब सभी। तो एक कहावत है कि बांध करके बाजार कब तक लगाया जाएगा, थोड़ा सा पकड़ ढीली हुई तो निकल जाएगा सब कुछ। इसीलिए सारी चर्चा जो हमने की, दर्शकों से यही कहेंगे कि ये सारे जो एस्पेक्ट थे हमने उसको खोलने की कोशिश की। फाइनल 30 सेकंड की एक टिप्पणी जो मेरे मन के जो विचार थे उस पर हेमंत भाई के, फिर चर्चा विराम। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि जब 4 जून को परिणाम आया था, 240 सीट आई थी और अपेक्षा से काफी कम रह गई थी, वो एक अवसर था जब संघ उसमें इफेक्टिव इंटरवेंशन करके कोई खेल कर सकता। उस चीज को इन्होंने बहुत इजीली ओवरडू कर दिया, बीजेपी की बजाय एनडीए संसदीय दल की मीटिंग बुला करके। देखिए ठीक है ना, उसके बाद ये लगातार आपको वीक फुटिंग पे लग रहे थे। फिर इनके पहले टेस्ट आए कहां पर, समझना पड़ेगा हमें, मेरिट्स पे। वी आर नॉट बायस्ड, वी आर नॉट प्रो और अगेंस्ट एनीबॉडी। सिंपल सी बात एक है आशीष भाई, हरियाणा का चुनाव इमीडिएट आफ्टर था और उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त वीक फुटिंग पे थी दोनों ही स्टेट्स के अंदर, दोनों स्टेट्स के अंदर कोई नाम लेवा ही नहीं था सही मायने में। अगर आप तो हरियाणा में भी आए थे, महाराष्ट्र का आपको पता है। उस चुनाव को जिस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट करके
और सारी गुणा गणित को पलट के रख दिया, जिन भी खेलों जो भी खेल हुए राजीव कुमार के जरिए किसी और जरिए, उसके बाद ये लोग कोई स्वीकार करे या ना करे, जैसा भी परिणाम आया, जैसे भी सत्ता हाथी आई, उसके बाद ये लोग वापस में स्ट्रेंथन हो गए हैं। 240 सीटों का जो झटका लगा था, आपको मानना पड़ेगा, उसके बाद इनको ताकत दोबारा मिली है। चाहे वो हरियाणा के चुनाव की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र में जिस तरीके का परिणाम आया, और अब दिल्ली में भी जो खेल चल रहा है, काटा पीटी का, जोड़ा जाड़ी का जो गेम चल रहा है। तो ये इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इन्होंने जो इनका इकबाल गायब हो गया था, 400 का नारा देकर के 240 में सीमित होके, उस इकबाल को इन दो परिणामों की मैनिपुलेशन से दोबारा से कुछ हद तक हासिल करने में ये कामयाब हुए। जिसका जो ड्यू है वो हमें देना पड़ेगा। उन्होंने हासिल कैसे किया वो एक अलग पक्ष हो सकता है, हाँ, उसमें बहस हो सकती है, लेकिन वो इकबाल दोबारा कायम हुआ है। और एक चीज मैं आपको और बड़ी स्पष्ट कर दूं, संघ को हम बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू करते हैं, बहुत ज्यादा। आरएसएस कभी भी लड़ाका संगठन नहीं रहा, कभी किसी से ये तो मैंने कहा, मैंने अभी आपको कहा था कि सेफ एग्जिट के लिए आरएसएस सबसे विश्वसनीय है। कभी वो लड़ाका कभी नहीं रहा है, वो कर्नाटक में सनसनी करता है। वो मोदी से कभी नहीं लड़ेंगे। आज की तारीख में मोदी उनकी सबसे बड़ी ताकत है, आज की तारीख में मोदी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ताकत क्यों है कि जो आरएसएस के स्वयंसेवक स्कूटर पे घूमते थे, बसों में घूमते थे, मेरे आपके घरों में प्रवास करते थे, आज वो चार्टर्ड जहाज में चलते हैं, 5 और 7 स्टार दफ्तरों में रहते हैं, 5 स्टार होटलों में रुकते हैं। उनका अगर आप कॉन्वॉय देखेंगे, कारगेट देखेंगे, तो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से बेहतर लगेगा। तो वो उनको किसने दिया? वो उन्होंने मोदी नहीं दिया ना। आरएसएस का आप कभी अगर पानीपत की तरफ जाए तो उन्होंने एक ऑफिस बनाया है, आप उसको देख करके हैरान रह जाएंगे। वहां पर 5000 आदमी रात को स्टे कर सकते हैं, इतना मैसिव, सर्व सुविधा संपन्न। आरएसएस को और क्या चाहिए? उनको साधन चाहिए, उनको संसाधन चाहिए, वो सारी चीजें वो इन्होंने कर दी। अब आरएसएस किस मुंह से बियॉन्ड ए पॉइंट इनकी इच्छा के विरुद्ध इनके ऊपर कोई फैसला थोप सकता है? ये व्यवहारिक बात बता रहा हूं आपको। जो उनको आनंद अब आया है जीवन में, वो पिछले 100 साल में कभी नहीं आया। आज फुल उनका वो कहते हैं ना, पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, उस टाइप की चीज। मैं कई बार एकदम मैं सहमत हूं इस बात से। मैं कई बार कहता हूं, क्योंकि संघ को बहुत पहले से देखा है, 90s से देखा है हमने बड़े करीब से। जब कहते थे कि कद्दू की सब्जी और पूड़ी का प्रबंध 4 लोगों के लिए करवा दीजिए, हमने करवाया भी, इसलिए हम जान रहे हैं। कद्दू की सब्जी और 4 लोगों के लिए पूड़ी का प्रबंध करवा दीजिए। तो उस दौर से देखा है, जब धोती और कुर्ते में साइकिल लिए पगडंडी गांव घूमते थे, वो दौर देखा है। आज 7 स्टार 5 स्टार में असल मजबूरी यहीं पर है, जो आपने कहा, मैं एकदम इत्तेफाक रख रहा हूं। इसीलिए हमने जितने पॉइंट्स थे उस सब एस्पेक्ट को टटोला, बिल्कुल, क्योंकि उस सुख सुविधा से निकलने को तैयार नहीं हो सकता कोई भी। एक मानवीय प्रवृत्ति है, आदत है, ये यहीं पर फंसा हुआ है सारा मामला। और ईश्वर से मनुष्य और मनुष्य से ईश्वर बनने का सिलसिला अलग चल रहा है। जब मन होता है तब बन जाते हैं। अब देखते हैं ये रिटायरमेंट का संकेत है, इशारा है, या ऐसे ही अभी अनवरत कुछ और अवतार देखने को मिलेंगे। देखिए, विष्णु के 10 अवतार, 10 अवतार हम लोग पढ़ते आए हैं, तो इनके भी अभी हो सकता है कुछ और अवतार भी बचे हों, वो भी देखने को मिले। खैर, इजाजत दीजिए, हमें कल शाम फिर मिलेंगे। जी कुछ कहना चाहते हैं आप हेमंत भाई? आशीष भाई, एक ही लाइन कह रहा था मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केवल एक है, जो हम वापस देवत्व की तरफ जाना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए। जब वो देवत्व को प्राप्त हुए थे, तब भी उनसे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं हुआ था, और जब वो वापस मनुष्यत्व पे आए हैं, तब भी उन पे क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो ये मोदी जी की लीला है, वो किस पल में, किस स्थान पर, किस व्यक्ति के साथ कौन सी लीला दिखाए, ये उनके भक्तों को समय समय पर इस तरह के पैकेज मिलते रहते हैं। और मुझे आज भी ये लगता है कि उनकी किसी भी शब्द का, किसी भी बात का बहुत ज्यादा आकलन मतलब कोई कर नहीं सकता। अगर वो लेफ्ट कहते हैं तो मान के चलिए वो राइट होगा, और जो राइट कहते हैं तो 100% लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो ये उनका एक टिपिकल स्टाइल है अनप्रेडिक्टेबिलिटी का, और इस तरह की चीजें फेंक करके वो अपने जो अंधभक्त वर्ग है उसको इंटैक्ट रखने में कामयाब रहते हैं। इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने चैंपियन कर लिया है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं। चलिए, पेटेंट उन्हीं के नाम करवा देना चाहिए टेक्नोलॉजी को, तकनीकी पेटेंट भी उन्हीं के नाम से हो जाए, रॉयल्टी मिला करे। हम तो यही चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पेटेंट होगा उनके नाम लिखा जाएगा, रॉयल्टी उनको मिलेगी। अच्छी बात है, कल शाम फिर मिलेंगे हम।
हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। इजाजत दीजिए हमें, नमस्कार।